नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित ज्योतिष कुंडली में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित एक ऐसी जानकारी जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्भाधान के विषय में। जी हाँ, संतान प्राप्ति आज हर किसी का सपना है, परंतु क्या ये संतान प्राप्ति इतनी सरलता से हो जाती है? नहीं, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ये पीड़ा केवल वही लोग समझ सकते हैं। आइए, आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद एवं ज्योतिष के दोनों बिंदुओं को मिलाकर गर्भाधान से संबंधित स्थितियों पर। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा ज्योतिष शास्त्र में अनेकों शास्त्रों में विद्यमान गर्भाधान के विषय को जानते हुए हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति जल में हुई है। ठीक उसी प्रकार गर्भाधान के बाद पहला महीना उसके स्वामी चंद्रमा ग्रह को माना गया है। अर्थात जल तत्व में ही भ्रूण का विकास होता है। जिस प्रकार मत्स्य अवतार के रूप में भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जल में जीव की उत्पत्ति का संदेश हमें दिया है। इस समय में जिस गर्भ में वह भ्रूण पलने वाला है, उस गर्भ की मनोदशा अर्थात उस माँ की मनोदशा जैसी होगी, उसी प्रकार का प्रभाव उस भ्रूण के जीवन में आता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। जैसे हमें शुक्ल यजुर्वेद से एक ऋचा प्राप्त होती है, चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः। जी हाँ, इस ऋचा के पहली पंक्ति के पहले शब्दों में ही हमें पता लगता है कि चंद्रमा मन के कारक हैं। गर्भाधान के दूसरे महीने में उसके अधिपति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह को माना गया है। जी हाँ, मंगल ग्रह जो मांसपेशियां और रक्त के कारक हैं। दूसरे महीने में आयुर्वेद के अनुसार भ्रूण में मांसपेशी और मज्जा का निर्माण होना शुरू होता है, रक्त का निर्माण होना शुरू होता है, जो बालक को उस भ्रूण को बल, तेज इत्यादि की प्राप्ति करवाता है, जिसके बाद वह भ्रूण उन्नति को प्राप्त करता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दूसरे मास में ग्रोथ ना होने के कारण, विकास ना होने के कारण गर्भपात हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली की बात की जाए तो पंचम भाव में जिससे हम संतति का विचार करते हैं, इस भाव में मंगल की दृष्टि या मंगल की स्थिति यदि क्रूर ग्रहों से युक्त हो, तो ऐसी स्थिति में मंगल के प्रभाव में दुष्प्रभाव आ जाने से गर्भपात हो जाता है। यदि वह मंगल ठीक हो, तो ऐसे समय में बालक को, उस भ्रूण को विकासशीलता प्राप्त होती है, यानी वो भ्रूण ग्रोथ करने लगता है। तीसरे महीने का कारक बुध ग्रह को माना गया है। बुध ग्रह तांत्रिक शक्ति यानी जो हमारे शरीर में नसों का गुच्छा जाल बिछा हुआ है, उसको उसका प्रतिनिधित्व करते हैं बुध ग्रह। जी हाँ, वो बुध ग्रह बौद्धिक विकास, बौद्धिक क्षमताओं को जन्म देते हैं। यानी इस समय में उस बालक के अंदर बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना शुरू हो जाता है। वह भ्रूण बाहर की घटनाओं को समझना शुरू कर देता है। और इस महीने के बाद उस भ्रूण के पैदा होने वाले गर्भ को, यानी जिस गर्भ में वो भ्रूण बन रहा है, प्रयास करना चाहिए कि उस माँ को अच्छे अच्छे विचारों का अनुसरण करना चाहिए, बौद्धिक कथाएं पढ़नी चाहिए, हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, जिससे उस बालक की बुद्धि सुबुद्धि के रूप में विकसित हो सके। चतुर्थ मास, इस मास के स्वामी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति जो कि शास्त्रों के अनुसार जीव कहलाते हैं। इसी महीने में उस भ्रूण के अंदर जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात हृदय धमनियों का संचार होने लगता है। ये समय उस बालक के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास का भी होता है। इसी समय में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित शरीर के अंगों का विकास होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति को पेट में यकृत यानी लीवर का कारक माना जाता है। इसी समय में बालक के अंदर लीवर का विकास होने लगता है,
यानी उसके पाचन तंत्र का विकास होने लगता है। इस समय में माँ के द्वारा खाया गया सुपच्य भोजन उस बालक के लिए बहुत सहायक होता है। ऐसे समय में उस माँ को ध्यान रखना चाहिए वह सुपच्य भोजन खाए जो आसानी से पच जाए, फलाहार करे अधिक से अधिक, मीठा फल खाए अधिक से अधिक तथा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखे ताकि बालक को आरोग्यता की प्राप्ति हो सके। 5वें महीने में उस भ्रूण के अंदर सूर्य ग्रह का प्रभाव देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह हड्डी और अस्थि मज्जा के कारक हैं। इस समय में उस भ्रूण के अंदर हड्डियों का विकास और अस्थि मज्जा का विकास होने लगता है। ऐसे समय में सूर्य आत्मबल, आत्मचेतना इत्यादि गुणों को पैदा करते हैं। ऐसे समय में उस भ्रूण के अंदर बातों को, विषयों को समझने की चेतना आने लगती है। अब हमें उस बालक के आवरण यानी उसके आसपास के माहौल को शुद्ध बनाकर रखना चाहिए। हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने बालक में चाहते हैं। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस बालक के आचरण में, उसके जीवन में बहुत से विकार देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमें पंचम महीने से यानी 5वें महीने से इन विषयों का ध्यान रखते हुए अपने गर्भ की देखभाल करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भाधान के बाद छठा महीना दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निमित्त माना जाता है। इस समय में गर्भ में पल रहे भ्रूण के रूप, रंग और सौंदर्य का निखार बनता है। उसके केश यानी बालों का निर्माण होने लगता है। उसके नखों का यानी नाखूनों का निर्माण होने लगता है। उसकी सुंदरता के लिए हमें अच्छे अच्छे चित्र देखने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे स्थानों पर भ्रमण करना चाहिए। अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए तथा ध्यान रखें कि हमें शुक्र ग्रह से संबंधित खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे शुक्र ग्रह को खट्टी चीजों का कारक बताया गया है, तो ये समय खट्टी चीजों के सेवन का है। उन चीजों के सेवन से, उन वस्तुओं के सेवन से जातक के अंदर सौंदर्य का निखार आता है। गर्भाधान का 7वां महीना शनि देव को समर्पित है। ये समय बालक के अंदर नाड़ी तंत्र का विकास करता है। इस समय में बालक के अंदर बहुत सी चेतनाएं, सहनशीलता, आत्मसंयम इत्यादि गुण पैदा होते हैं। इस समय में किया गया आपके द्वारा हर कार्य बालक के जीवन पर निश्चित रूप से अपना प्रभाव डालता है। हमें कभी-कभी लगता है कि बालक बहुत आलसी है। यदि इस समय में हम अधिक से अधिक सोते हैं तो भविष्य में शनि ग्रह का प्रभाव जो आलस्य देने वाला है, उस बालक के अंदर भी उस आलस्य की अधिकता देखने को मिलती है। आलस्य केवल अधिक सोना नहीं है, कार्य को आने वाले समय पर टाल देना या अंतिम समय में कार्य को करने की आदत, ये भी आलस्य का ही एक रूप है। इस समय में माता को ध्यान रखना चाहिए वह आलस्य का परित्याग करे और अपने शिशु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए दिनचर्या का यापन करे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भाधान का 8वां महीना राहु ग्रह से जुड़ा है। जी हाँ, राहु ग्रह भी हमारे जीवन में अच्छा देते हैं, परंतु कभी कभी जब राहु ग्रह का प्रभाव हमारे लिए अनुकूल ना हो तो वह अंतिम मास के चरण में यानी 8वें महीने में भी प्रसव करवा देते हैं या माता को ऐसी पीड़ा देते हैं जिसके कारण गर्भपात हो जाता है। ऐसे समय में राहु गूढ़ता, बौद्धिक क्षमता, विचार, डर, भय इत्यादि गुणों की वृद्धि उस भ्रूण के अंदर करते हैं। अर्थात इस समय में माता को अच्छे अच्छे पाठ करने चाहिए, भक्तिमय वातावरण में वास करना चाहिए ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई संकोच ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई भय ना रहे, जिससे कि आपका बालक शुद्ध वातावरण में जन्म ले और वह भी निर्भय, निडर होकर अपना जीवन यापन कर सके। गर्भाधान का 9वां महीना, जी हाँ, अब ये अंतिम महीना है। 9वां महीना केतु को समर्पित है। जब हम नवग्रहों की प्रार्थना करते हैं तो उस नवग्रहों की प्रार्थना में कहा गया है केतु कुलस्य उन्नति। जी हाँ, अर्थात इसके बाद बालक का प्रसव होगा और आपके कुल की उन्नति होती है। ऐसे समय में केतु ग्रह की यदि बात की जाए, केतु ग्रह
एक तरह से मोक्ष देने वाला है। जी हाँ, क्योंकि उस बालक को, उस भ्रूण को उस 9 महीने की यातना के बाद उस गर्भ से मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। जो कर्म उसने पूर्व जन्म में किए थे, वही उसके पाप को भोगने के लिए उसे गर्भ रूपी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जी हाँ, जिसे हम नरक समझते हैं, नरक में एक नाम आया है वैतरणी नदी का। वैतरणी नदी की व्याख्या जब हम जानते हैं तो हमें पता लगता है, खून, मज्जा से इत्यादित युक्त, अग्नि से युक्त जो नदी है उसे वैतरणी नदी कहा गया है। वैतरणी नदी की यदि आप तुलना गर्भ से करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। माता के इस गर्भ के अंदर भी बालक को खून, अग्नि और मल इत्यादि के बीच रहना पड़ता है। तो इस तरह इस गर्भ के नरक से मुक्ति पाने का नाम ही मोक्ष है। उस बालक को नए जन्म की प्राप्ति होती है। यह जन्म उस बालक को अगले सद्कर्म करके इस जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति पाने का एक सुनहरा मौका ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। केतु के प्रभाव से इस समय में बालक को आत्मज्ञान, चेतना, पूर्व ज्ञान, प्रारब्ध से जो प्राप्त ज्ञान है वो सब ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान के बाद बालक अपना जन्म लेता है और जीवन आरंभ करता है। तो ये था 9 महीने से जुड़ा गर्भ की यात्रा का प्रकरण। इस विषय में यदि आप कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप हमसे ज्योतिष कुंडली .co.in के माध्यम से अपना प्रश्न कर सकते हैं या हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। इसी प्रकार ज्योतिष के महत्वपूर्ण रहस्य लेकर हम लोग आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।